So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IT JEE Chemistry Advanced, and here I am with lecture number 22 of our inorganic chemistry. तो पिछले लेक्चर में हमने ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ी थी और आज ब्रिज बॉन्डिंग के थोड़े पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। थोड़े बहुत पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स रह गए थे और फिर हम बॉन्ड एंगल एक नया टॉपिक इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप प्रॉपर सीक्वेंस में वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे, आपको मज़ा भी आ रहा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़कर। ठीक है, अब चलो मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोर्स हमारे केम IIT ऐप पर, ये ख़त्म हो चुका है। मतलब इसका जो सिलेबस वाला पोर्शन है, सिलेबस इसका ख़त्म हो चुका है। एक छोटा टॉपिक बचा हुआ है, वो हमको पढ़ाना बचा हुआ है, छोटा सा टॉपिक, दैट इज़ बायोमॉलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। खैर पॉलीमर्स में कुछ पढ़ाने का है नहीं, बट ये थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है। बायोमॉलिक्यूल्स में भी जो पढ़ाने वाला, जो ढंग से पढ़ाने वाला पोर्शन है वो कार्बोहाइड्रेट्स ही है, बाकी तो थोड़ा बायोलॉजिकल है, उसमें याद ही करने वाला पोर्शन बचा हुआ है। तो जो एक्चुअल जो ऑर्गेनिक का कोर कोर्स बोला जाता है वो ख़त्म हो चुका है। और आपको एक बहुत खास बात बताऊं कि रिएक्शन मैकेनिज्म से, जिसके अंदर टॉटोमेरिज्म भी इंक्लूडेड है, रिएक्शन मैकेनिज्म से लेकर कंप्लीट रिएक्शंस, पूरा कंप्लीट रिएक्शंस, ये पूरा हमने अप्रोक्सीमेटली 54 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है, जिसमें से कुछ लेक्चर्स ऐसे भी हैं जहां पर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए गए हैं, कुछ लेक्चर्स ऐसे भी हैं। तो आप अगर ठीक ठाक से एग्ज़ाम की समझ रखते होंगे, सब्जेक्ट की समझ रखते होंगे, तो आपको इसका महत्व समझ में आएगा कि यार इतनी सारी चीज़ों को 54 लेक्चर्स में कंप्लीट करना बड़ी बात होती। और एक बात और बताऊं, इसमें आप एक भी चीज़ ऐसी नहीं बोल सकते जो चीज़ मिस हुई होगी। एडवांस प्लस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, मेंस लेवल की बात नहीं कर रहा मैं। एडवांस प्लस लेवल के जितने भी रिएक्शंस दूर दूर तक आपकी सिलेबस से रिलेट होते हैं, उन सभी चीज़ों को इसमें बहुत सिस्टमेटिकली कराया गया है। अब आप ऐसा सोचेंगे कि कोई भी रिएक्शन आप उठा के ले आओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और आप बोलो ये 54 लेक्चर्स में मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं, इरेलेवेंट नहीं जाएंगे हम। ठीक है, कि कोई भी रिएक्शन उठा के ले आए जो आप MSc की बुक में, इधर कोई बुक में उठा कर देख रहे हो, आप बोलोगे सर ये रिएक्शन है क्या, ऐसे नहीं होता है। तो जो भी एडवांस की सिलेबस में रिएक्शंस हैं दूर दूर तक भी, वो सभी लेक्चर्स में कवर्ड हैं। तो आप अगर चाहें तो ये इससे बेहतर चीज़ आपको नहीं मिल सकती। अब आपके ऊपर है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं। और इसके बाद अब जो हमारे पास समय बचा हुआ है, हम इसमें सिर्फ लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। हम लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे और इसके बाद जो भी बच्चा इसको फॉलो करेगा कंप्लीटली, उसका जो पकड़ होगा सब्जेक्ट पर, जो कमांड होगा, वो एक अलग ही लेवल का होगा। ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हम एडवांस प्रॉब्लम्स करेंगे। शुरू में हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग हम बेसिक प्रॉब्लम से शुरुआत करें, बेसिक मेंस प्लस लेवल के प्रॉब्लम से हो सकता है, इससे शुरुआत थोड़ा करें और हम बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे, क्योंकि समय काफ़ी बचा हुआ है हमारे पास। जेईई एडवांस को टारगेट करें तो काफ़ी समय बचा हुआ है। सेम प्लानिंग फिजिकल केमिस्ट्री की भी है। फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको इसी तरह से लेक्चर्स मिल जाएंगे जो कि कंप्लीटेड हैं। एक आधा छोटे मोटे टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री बचा हुआ है, पढ़ा देंगे। ठीक है, उसको छोड़कर बाकी सब कंप्लीटेड है और इसमें भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू करेंगे और IOC भी कुछ इसी तरह से करने वाले भाई। तो पूरी केमिस्ट्री मस्त तरीके से आप यहाँ कर सकते हो, 100% रिलाई कर सकते हो आप इधर। ठीक है, एकदम टॉपर बन के निकलोगे, इस बात की गारंटी है, अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो।
चलो भाई, तो शुरू करते हैं फिर आज की कहानी। तो आज हमको बात शुरू करनी है कहाँ से? हमने शायद लास्ट I2Cl6 के बारे में आपको बताया था। ICl3 का डाइमर था वो, और ICl3 का डाइमर था, उसमें लोन पेयर रिपल्शंस मिनिमाइज हो रहे थे, वो प्लेनर था। शायद यहाँ तक की बातें हमने की थी। आज हमें कुछ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स देखने। सो लेट अस स्टार्ट विथ बेरिलियम का क्लोराइड, इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो बेरिलियम क्लोराइड इज BeCl2, ठीक है, BeCl2, दिस इज बेरिलियम क्लोराइड। इसका डाइमर कैसे बनाए थे हम? ऐसे बनाया था कुछ डाइमर, दिस इज BeCl2, sp2 हाइब्रिडाइज हो जा रहा था, देखो इसका डाइमर, ये इधर इलेक्ट्रॉन दिया, ये इधर इलेक्ट्रॉन दिया, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड डाइमर, sp2। अब इसका जो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनता है, देखो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर जनरली सॉलिड स्टेट वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। जो सॉलिड स्टेट का स्ट्रक्चर होता है वो पॉलीमेरिक होता है, लॉन्ग चेन जनरली। तो BeCl2 कुछ इस तरह से, जब ये सॉलिड फॉर्म में रहता है BeCl2, देखो अभी फिलहाल हम उसके फॉर्म्स की बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं कि किस टेम्परेचर पे वो कैसा रहता है, ये सब ब्लॉक में पढ़ना होता है कि हाँ यार वो इस स्टेट में ऐसा रहता है, इस टेम्परेचर पे ऐसा रहता है, ये सब बात आगे करना होता है। अभी केमिकल बॉन्डिंग में हम उसकी बॉन्डिंग समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें चीज़ें बॉन्डेड कैसे होती हैं, ठीक है, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो जो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होगा, कब क्या एग्जिस्ट करेगा उसकी बात अभी नहीं कर रहे, ये कुछ इस तरह से पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होगा। देखिए दिस इज हाउ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 लुक्स लाइक। ये इधर इलेक्ट्रॉन दिया, ये इधर इलेक्ट्रॉन दिया, ये इधर इलेक्ट्रॉन दिया, ये इधर, ये इधर, ये इधर, एंड दिस इज नेवर एंडिंग चेन, ये ऐसा चलता रहेगा। तो ये लॉन्ग चेन इस तरह से चलता रहेगा, दिस इज द पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। और अगर आपको स्टडी करना है इसको, तो इस पोर्शन को आप पढ़िए, इस पोर्शन को पकड़िए और इसकी स्टडी कर लीजिए, इससे आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। ये एक छोटा सा यूनिट है जो हर तरफ रिपीट हो रहा है, ऐसे सोच सकते हो, ये छोटा सा यूनिट है जो हर तरफ रिपीट हो रहा है। तो अगर आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे इस बेरिलियम की, तो 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो कोई डाउट ही नहीं है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये प्लेनर नहीं है, ये नॉन प्लेनर होगा, ये नॉन प्लेनर होगा, ठीक है, ये नॉन प्लेनर होगा। ओके ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, नॉन प्लेनर होगा। ये टेट्राहेड्रल है ना, समझ पा रहे हो आप? ये दोनों अगर ऐसा है तो फिर ये दोनों डैश वेज पर है, ये डैश वेज पर है, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर ये डैश वेज पर है तो फिर ये दोनों ऐसा प्लेन पे है, कुछ इस तरह से, ऐसा 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 कुछ ऐसे जाएगा। सो दिस इज योर BeCl2 पॉलीमेरिक। सेम लिखो, सेम BE, अपने और स्ट्रक्चर क्या थे, BeI2B Br2, सबका पॉलीमर तो एग्जिस्ट करता था ना, BeI2 सॉलिड, ये सब सेम है। इवन BE के साथ अगर हम H2 की बात करें तो उसको समझते हैं, ये समझ गए आप, Br2 एंड दिस ये सेम है। अब BH2 में क्या फर्क आएगा? बस वही फर्क है कि H है, H है तो लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉनिक जाएगा बॉन्ड। तो BH2 का अगर आप डाइमर बनाएंगे तो डाइमर भी ऐसा ही होगा कुछ, H एंड दिस इज BE, दिस इज H एंड दिस इज H। सो अगेन यहां पर ये जो बॉन्ड है इट इज काइंड ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यहां पर भी ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। इसी का बेटा जब पॉलीमर बनेगा, BH2 का पॉलीमर बनेगा, आप सेम इसी तरह से पॉलीमर बना सकते हैं, बट कंसिडरिंग कि वहां जो बॉन्ड होगा वो 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड होगा। आई होप दिस ऑल थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। देखिए ऐसा कुछ BeHH, फिर से BeHH, इस तरह से चलाते जाइए, HH, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, और ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा। और अगर आप देखेंगे तो ये सभी बॉन्ड्स
all these bonds, these bonds, these bonds, these bonds, similarly these bonds, all these are 3 center 2 electronic bonds. तो सर बात ऐसी है क्या इसमें कोई टर्मिनल हाइड्रोजन जैसा 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड होगा ही नहीं क्या? सही बात है, कहां से होगा बताओ ना। ये भी तो इन्वॉल्व हो जाएगा इधर, ये तो रिपीटिंग यूनिट्स ही है ना, ये भी इन्वॉल्व हो जाएगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉनिक में। समझ आ गई बात? तो दीज ऑल बॉन्ड्स आर 3 centered 2 electron bond, all are 3 centered 2 electron bond. Done. This is the structure of BH2 का पॉलीमर, this is BH2 का डाइमर। चलो बढ़िया है। अब यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर लिख लो, ये लो BeCH3 होल ट्वाइस, इसका पॉलीमर बनाते हैं। पॉलीमर बनाने से पहले डाइमर बना लीजिए, और डाइमर बनाने के बाद फिर हम पॉलीमर बनाएंगे, ठीक है। डाइमर बनाने के बाद हम पॉलीमर बनाएंगे। चलिए तो देखिए डाइमर कुछ यूं बनेगा, Be, दिस इज CH3। देखो डाइमर में एक नॉर्मल बॉन्ड भी है, दिख रहा है, यहां पर ये CH3 बनाया मैंने, फिर ये बेरिलियम, और ये जो येलो वाले बॉन्ड्स दिख रहे हैं आपको, ये नॉर्मल बॉन्ड्स हैं, ये नॉर्मल बॉन्ड्स हैं, लेकिन ये जो ग्रीन वाला CH3 है, अब इसको डाइमराइज करना है, बट CH3 के पास कोई लोन पेयर नहीं है। क्या नहीं है? लोन पेयर नहीं है। तो ये जो ऑलरेडी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये फर्दर शेयर होगा, ये फर्दर शेयर होगा लाइक दिस, और आप इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, आप इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, ये ऐसा और ये ऐसा। सो दिस इज अगेन a 3 centered 2 electron bond, this is again a 3 centered 2 electron bond। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। और जो नॉर्मल बॉन्ड्स इधर बने हुए ये वाले, दीज आर नॉर्मल बॉन्ड्स, 2 centered 2 electron bonds। यहाँ भी वही है, ये भी 2 centered 2 electron bonds हैं। क्लियर है बात? इसका पॉलीमर भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लीजिए, चलिए बना लीजिए फटाफट, पॉलीमर बना लीजिए। BeCH3 इसी यूनिट को रिपीट कर लेंगे हम इस तरह से, ये रिपीट, फिर ये रिपीट, फिर ये रिपीट, ये हो गया रिपीट। और अब ऐसे इधर से, ऐसे इधर से, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना रहा है भाई, क्लियर होगी बात। ये इधर, ये इधर बनाने मजा आता है क्यों? टाइम पास, हाँ इसीलिए बना रहे हैं। चलो ये ऑल बॉन्ड्स आर 3 centered 2 इलेक्ट्रॉन, लिख लो। डन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये जो BeF2 है ना, BeF2 ये थोड़ा अलग होता है, इसका केस भी अलग था ना। देखो BeF2 का केस थोड़ा सा अलग था ना, ये मोनोमेरिक फॉर्म में रहता था, याद करो। मोनोमेरिक, पेज पलटा लो अगर याद नहीं होगा तो, देखो पेज पलटा के, ये मोनोमेरिक फॉर्म में रहता था, और इसका डाइमर एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि डाइमर इसका डज नॉट एग्जिस्ट लिखवाया था मैंने। इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट लिखाया था क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी ठीक ठाक हुआ करती थी, ऐसे एक्सप्लेन किया था हमने इसको। बैक बॉन्डिंग टेंडेंसी इसमें ठीक ठाक हुआ करती थी, इस तरह से एक्सप्लेन किया गया था। अब सुनिएगा, लेकिन इसका जो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो हम बहुत अच्छे से अभी समझ नहीं सकते क्योंकि हमने अभी सिलिकेट्स नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसका जो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है ये हम समझेंगे आफ्टर सिलिकेट्स, आफ्टर स्टडिंग सिलिकेट्स हम इसको समझेंगे। इट इज सिमिलर टू 3D सिलिकेट, ऐसा लिख लो अभी। इट इज सिमिलर टू SiO2 3 डायमेंशनल नेटवर्क सिलिकेट होता है ये। सिलिकेट के भी कुछ टाइप्स होते हैं, तो उसमें 3 डायमेंशनल नेटवर्क सिलिकेट का फॉर्मूला होता है SiO2, जिसको आप नॉर्मली क्वार्ट्स के लिए देखते हो SiO2 लिखा रहता है।
कुछ वही फॉर्मूला है। तो इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो एकदम सिमिलर है SiO2 के, बट अभी हमने सिलिकेट पढ़ा नहीं है तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा आपको BeF2 का स्ट्रक्चर। तो बस अभी इतनी बात लिख लो, सिलिकेट जब पढ़ाएंगे तो उसमें साथ में BeF2 भी लिखकर बता देंगे। ठीक है, डन। अगला है AlCl3। AlCl3 बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। AlCl3 इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ऐसे सोचो आप, ऐसे ये जो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है ना, ये पता है आपको इसमें और सॉलिडिटी कब आएगी और कब मजा आएगा आपको ये समझने में, समझ और अच्छे से कब आएगा, जब आप ये चैप्टर पढ़ लोगे क्लास 12th का। क्लास 12th का आपको ये चैप्टर पढ़ेंगे जब आप ना, सॉलिड स्टेट्स। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको लैटिस की पैकिंग की नॉलेज आएगी अच्छे से, और जब आपको लैटिस पैकिंग की नॉलेज अच्छे से आएगी तो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स के साथ और अच्छा रिलेट कर पाओगे। अभी सीख जाओगे बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। और केमिकल बॉन्डिंग का जो पर्पस है वो यही है कि आपको बॉन्डिंग सिखा दे। बाकी पैकिंग वैकिंग सीखने का काम आप उस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में आता है वो चैप्टर, मैंने ही पढ़ाया हुआ है ऑब्वियसली, तो ये भी ऐप पे अवेलेबल है, कंप्लीटेड है ये भी चैप्टर। तो चलो AlCl3 का डाइमर बनाते हैं। क्या बताया था कल इसको, ऐसा कुछ बताए थे हम कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसको ऐसे डिनोट करते हैं। फिर आपको मैंने ये भी बोला था, कुछ नादान लोग इसको 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोले रहते हैं, तो सुन लिया करिए। अगर वो पूछ रहे हैं 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन, तो आप इसको मान के आंसर कर दिया करिए, उसमें अब फालतू डिबेट करने का कोई मतलब नहीं। वैसे नॉर्मल ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही लगता है। अच्छा, अब इसका पॉलीमर बनाना थोड़ा मुश्किल है। देखो, लग रहा है अजीब, लग रहा है पॉलीमर इसका। अभी जैसे आपने BeCl2 का बनाया, आपने BeBr2 का बनाया, इनका आपने पॉलीमर बनाया। आप पहले वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो थोड़ा इसका पॉलीमर बनाने का। ठीक है, इसका पॉलीमर बनाने का आप एक बार ट्राई तो करो, तब मजा आएगा। किए ट्राई? नहीं बना? नहीं बनता है जनरली बच्चों से एक बार में। तो देखो, इसका जो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है थोड़ा दिमाग लगा के बनाएंगे तो बनेगा, क्योंकि भाई पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो हर पूरा रिपीट करता हो। ये तो डाइमर है, डाइमर तो ठीक है, पूरा एक रिपीटिशन दिखना चाहिए, साथ ही साथ AlCl3 ऐसा फॉर्मूला भी आना चाहिए। सोचो ऐसा एल्यूमिनियम है और ये Cl6 कर दो, क्या कर रहे हैं, Cl6 कर रहे हैं, जी बिल्कुल Cl6 कर रहे हैं। ये देखो ऐसे AlCl6, ऑक्टाहेड्रली मैंने AlCl6 लिख दिया है। लेकिन सर फॉर्मूला जो बेसिक यूनिट होना चाहिए वो तो क्या होना चाहिए, AlCl3 इसका n टाइम्स रिपीटिशन ऐसा दिखना चाहिए। अब सुनो, ये जो 2 Cl है ना, ये जो 2 Cl है, ये जो 2 Cl है और ये जो 2 Cl है, ये सब एक एक एल्यूमिनियम एटम से कनेक्टेड होंगे। एक एल्यूमिनियम एटम इधर इमेजिन कर लो आप, Al ऐसा, एक एल्यूमिनियम एटम इधर इमेजिन कर लो और एक एल्यूमिनियम एटम इधर इमेजिन कर लो। ठीक है, और हर एल्यूमिनियम 6 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ। ये भी 6 क्लोरीन, 1 2 फिर 3 4 5 6, ये भी 6 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया होगा। ये एल्यूमिनियम 6 क्लोरीन के साथ बॉन्ड है। ये ऑक्टाहेड्रली, सेम ऑक्टाहेड्रली, 6 क्लोरीन इधर भी, 6 क्लोरीन इधर भी। यहां पर ये एल्यूमिनियम, हाँ ये नीचे, ये इधर, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, सब 6 क्लोरीन ऐसे। सोचो सोचो सोचो, so this is actually the polymeric structure of AlCl3 whole n। यहां पाएंगे कि एक बढ़िया रिपीटिशन पैटर्न भी नजर आ रहा है, और जो बेसिक यूनिट है वो AlCl3 ही है, जो बेसिक यूनिट है वो AlCl3 ही है। अगर आप सोचें, अगर आप इसको सोचें, इसको
इसको सोचें आप, इसको सोचें आप, ठीक है। तो ये आप AlCl3 कैसे मैं बोल रहा हूं, सुनिएगा। आप बोलेंगे सर AlCl6 है, सर AlCl6 बना दिया, सर बेसिक यूनिटी खराब हो गई। नहीं बना AlCl6। अब देखो ये वाला जो Cl है ये कितने एल्यूमिनियम एटम्स के साथ शेयर हो रहा है, देखो कितने एल्यूमिनियम एटम्स के साथ शेयर हो रहा है, आंसर है 2 के साथ शेयर हो रहा है। तो अगर 2 के साथ शेयर हो रहा है तो नेट जब फॉर्मूला लिखते हैं, नेट जब फॉर्मूला लिखते हैं तो हम नियरेस्ट सबसे सिंपल होल नंबर करके लिखते हैं कि यार ये इसका कंट्रीब्यूशन, ये भी चीज आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ोगे। वहां आप पढ़ते हो एंड सेंटर्ड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। जो बच्चे पढ़े होंगे उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, उससे रिलेट करोगे तो समझ आ जाएगा बहुत तुरंत। और जो बच्चा भी बिगिनर है उसको भी समझ आएगा, बट ज़्यादा अच्छे से सॉलिडिटी आएगी जब आप सॉलिड स्टेट की लैटिस पढ़ेंगे। देखिए, तो क्या आपको बेसिक कॉमन सेंस से समझ आ रहा है कि ये क्लोरीन 2 एल्यूमिनियम के साथ शेयर्ड है, तो एक एल्यूमिनियम में इसका कंट्रीब्यूशन हाफ होगा। फॉर्मूला लिखते टाइम एक एल्यूमिनियम के लिए कंट्रीब्यूशन हाफ। तो इसी तरह से हर एक क्लोरीन का कंट्रीब्यूशन हाफ हाफ है, हाफ 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 कंट्रीब्यूशन है यहां पर। और इस वजह से AlCl6 लिखना ठीक नहीं होगा। देखने को 6 क्लोरीन है, बट पर एल्यूमिनियम वो 3 है। तो ये AlCl3 ही है जो n टाइम्स रिपीट हो रहा है, और इसमें आप पाएंगे कोई भी क्लोरीन छूटेगा नहीं, हर क्लोरीन कहीं ना कहीं ऐसे, देखो ये ऐसे होगा ही होगा। समझ पा रहे हो, रिपीट हो ही रहा है ना, मैं पूरा तो नहीं बना सकता इसको यहां पर। ये सब ऐसे लगे होंगे, सब कहीं ना कहीं ऐसे एल्यूमिनियम से लगे होंगे। तो ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है, ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। दिस इज अ 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, 3 लेयर्स होते हैं इसके, लाइक दिस। ये लेयर्स वाली चीज भी सॉलिड स्टेट में विजुअलाइज होगी। अभी ऊपर वाले लेयर में अगर Cl है तो ये बीच वाले लेयर में Al है, फिर इधर वाले लेयर में ये है। देखो ना, जब आप ऑक्टाहेड्रली बना रहे हो ना इसको तो समझ आएगा। ये देखो ऐसा है, फिर ये वाला लेयर होगा एक, समझ पा रहे हो ऐसा, ये देखो ये ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। तो ये एक प्लेन ऊपर आया ये वाला तुम्हारा, फिर एक लेयर ये वाली आई, और फिर एक लेयर ये वाली आई। तो इस तरह से इसको बोला जा रहा है दिस अ 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, लाइक दिस। बस इतनी बात भी पता है ना, तो बहुत कुछ पता है आपको। अब चलो आप खुद से बनाइए। AlH3n मतलब AlH3 का पॉलीमर, AlH3n इसका पॉलीमेरिक। चलिए, और इसमें हम देखेंगे कि कैसा कैसा ओवरलैपिंग हो रहा है, ओवरलैपिंग भी कैसा कैसा हो रहा है वो भी देखेंगे। तो AlH3n विल ऑल्सो बी क्वाइट सिमिलर टू दिस। यहां सब जगह HHH कर दो, समझ रहे हो, HHH कर दो हर जगह। और ये जो बॉन्ड्स यहां नॉर्मल बॉन्ड्स है, वहां क्या हो जाएंगे, जी हां 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो जाएंगे। तो बनाते हैं, चलिए बना ही देते हैं यार। इसी को कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूं, सोच लो यार। चलो इसी में H लगा दे रहा हूं मैं, ठीक है, समझ लो, फॉर्मेलिटी कर दे रहा हूं थोड़ी सी। इसी स्ट्रक्चर में मैं H लगा दे रहा हूं, आप सोच लो, थोड़ा क्लियर बना दे रहा हूं। बना लो तब तक कॉपी में, तब तक मैं इधर टाइम पास कर देता हूं आपके लिए। यही स्ट्रक्चर है, और यहां पे हर जगह H लगा दो, बस हर जगह H है। और जो बॉन्ड्स बने हुए हैं, यहां H नहीं लगाना है, और जो बॉन्ड्स हैं वो हर एक बॉन्ड 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉनिक होगा। समझ पा रहे हो, हर एक बॉन्ड वैसा होगा, क्योंकि हर जगह जो H लगा हुआ है वो कुछ इस तरह की बॉन्डिंग कर रहा है। पढ़ने के लिए बीच वाली यूनिट को देखो, इसी से समझ में आ जाएगा।
ये एल्यूमिनियम है, ये सब बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ भी एक एच है, यहाँ भी है, कहीं एक आके एच छूट जाए तो समझ जाना अपने हिसाब से, इसको स्टडी करो। तो लुक, दिस इज also a 3 center 2 electronic bond like this. Similarly this also same here, ये सब bonds देखिए same here, दो एल्यूमिनियम एटम और एक हाइड्रोजन, ये इधर, ये सब, और यही एल्यूमिनियम फिर इधर भी बॉन्ड बना रहा है, ये ऐसा, ये ठीक है। तो ऑल आर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अगर मैं पूछूं एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, क्या बोलोगे? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम, हियर इन दिस केस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम, यस 6 बॉन्ड्स है ना आसपास, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2, ऑक्टाहेड्रल है, क्या ही दिक्कत है, ऑक्टाहेड्रल है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ओके डन। ठीक है, अब अगला एक क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स that lie in the same plane in Al2Me6। इसमें आपको बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कितने लाई कर सकते हैं एक प्लेन पर। डाइमर है, निकालिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स दिस इन वन प्लेन। तो आप ऐसे बनाएंगे Al CH3 CH3। अब इसका डाइमर आप अच्छे से जानते हैं, ये ऊपर CH3, क्या यहां भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है? आंसर है जी हाँ, बिल्कुल यहां भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है, लाइक दिस। अब आप समझ पा रहे होंगे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये अगर पीछे है, ये सामने है, ये पीछे है, ये सामने है, तो ये ऊपर नीचे होगा। ये तुम्हारा प्लेन है, ये प्लेन है, दिख गया, ये प्लेन है। एटम्स गिन लो अब इस प्लेन पर, एक एटम, दो एटम, 3 और 1 हाइड्रोजन आएगा 4, 3 और 1 हाइड्रोजन यहाँ भी, 1 हाइड्रोजन यहाँ भी और 1 हाइड्रोजन यहाँ भी, तो ये 8 हो गए और ये 2 हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। लिख लो चलो इसको भी, आसान सी बात। टोटल 10 atoms are there on this plane only and this, अच्छा which kind of a bond is this? Again 3 center 2 electron bond and aluminium has the hybridization of sp3। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर ओवरलैपिंग क्या है, तो ओवरलैपिंग क्या बोलोगे? तो देखो ओवरलैपिंग क्या बोलते हैं आप, एल्यूमिनियम के पास sp3 ऑर्बिटल, इसके पास कौन सा ऑर्बिटल? कार्बन, कार्बन, कार्बन को देखो, कार्बन को देखो, ये sp3 ऑर्बिटल। अब कार्बन को क्या बोलेंगे? कार्बन को क्या बोलेंगे? यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है जो कि आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, ये कार्बन, कार्बन, क्योंकि जब आप यहां पर वो देखेंगे ना, इसका जब आप इस कार्बन को नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखेंगे इसके आसपास, ये तो ये कुछ अरेंज तो इस तरह से रहेगा, इस तरह के फैशन में अरेंज रहेगा, क्योंकि 5 बॉन्ड्स बना रहा है ना, तो ये अरेंज थोड़ा इस तरह के फैशन में रहेगा, मतलब आपको थोड़ा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल जैसा देखने को मिलेगा, ये कुछ इस तरह के फैशन में अरेंज रहेगा। ध्यान से सुनना, ये पॉइंट में कंफ्यूजन आ सकता है कभी कभार बच्चों को। ऐसे ट्रायगोनल बाइपिरामिडल फैशन में आपको अरेंज दिखेगा इधर, बट आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d नहीं बोल सकते, आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d नहीं बोल सकते, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d बोले, डी ऑर्बिटल ही नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे तो सर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री लेगा, इसका क्या एविडेंस है? तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप थोड़ी बहुत चीज़ें देखते हैं
मैं रेफरेंस लेता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब आप एक नॉर्मल SN2 रिएक्शन कराते हैं, अब जो बच्चा पढ़ा होगा वो रिलेट कर पाएगा। जब आप एक नॉर्मल SN2 रिएक्शन कराते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, ये कुछ टेट्राहेड्रल कार्बन होता है, सुनिएगा ये ऐसा C डबल बॉन्ड दिस दिस एंड दिस, तो ये टेट्राहेड्रल कार्बन होता है लाइक दिस। लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इस Cl को बाहर निकाल रहा होता है ना, तो बीच में इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्या बनती है बीच में? ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये सब बातें आपको नॉर्मली सुनने को ज़्यादा नहीं मिलती हैं। अभी ध्यान से सुनिए, एक एक बारीकी बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, और ऑर्गेनिक का रेफरेंस दे के बता रहे हैं, ठीक है। तो जब इसका एक ट्रांजिशन स्टेट आपने बनाया होगा तो आई होप आपने देखा होगा कुछ ऐसा ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर होता है, ये पीछे, ये आगे की तरफ, और ये Cl निकल रहा है, और ये इधर से न्यूक्लियोफाइल जो भी आपका आ रहा है, ऐसा कुछ बनाते हैं, ये कुछ ऐसा। तो ये एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट नजर आता है। दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट। तो ये भी कुछ इसी तरह के फैशन में अरेंज्ड होगा। 5 बॉन्ड बन रहा है तो 5 बॉन्ड कुछ इस तरह से अरेंज्ड होगा, वो बात अलग है, लेकिन आप हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही बोलिएगा, sp3d बोल देना नॉन टेक्निकल हो जाएगा। ओके ठीक है, तो sp3 और उसका भी sp3, तो यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हो रही, 3 ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, sp3 ऐसा। अगर इधर हाइड्रोजन हुआ करता है, जैसे ये हाइड्रोजन है और Al है और इधर Al है, तब क्या बोलेंगे? sp3s और इसका sp3 ऐसे, ये बोलेंगे। जैसे B2H6 है तो B2H6 में क्या बोलेंगे? B2H6 है तो क्या बोलेंगे उधर? देखिए ऐसा कुछ होता है, क्योंकि H का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है यार, ठीक है, H का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, तो क्या बोलेंगे? इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन है बेटा? sp3 है B2H6 में, और इसका क्या? s ऑर्बिटल है, और यहां पर भी कौन सा? sp3, तो sp3 ये 3 सेंटर्स है और 2 इलेक्ट्रॉन है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक और स्ट्रक्चर, इतना हुआ, अभी तो बचा हुआ है टाइम, तो थोड़ी बहुत 1-2 बातें और कर लेते हैं। चलो आप SnCl2 सॉलिड का भी स्ट्रक्चर बना लो, SnCl2 सॉलिड का भी स्ट्रक्चर बना लो। तो SnCl2 सॉलिड, इसका भी स्ट्रक्चर बनाइए। तो SnCl2 तो नॉर्मल बेंट दिखेगा आपको, SN, ठीक है, कार्बन की फैमिली में आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर रखा हुआ है, ये Cl है, ये Cl है। तो सॉलिड स्टेट इसका भी पॉलीमेरिक होता है, फैक्ट है, पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप SnCl4 को देखोगे तो ये सॉलिड फॉर्म में भी मोनोमेरिक होता है, ये सॉलिड फॉर्म में भी मोनोमेरिक होता है, फैक्ट है, लिख लेना, काम आ सकता है आगे। ये SnCl2, फिर SnCl2, समथिंग लाइक दिस। वेकेंट ऑर्बिटल तो है ही भाई इसके पास, तो पॉलीमेरिक इस तरह से होता ही, वेकेंट ऑर्बिटल है, ये नॉर्मल बॉन्ड, ये नॉर्मल बॉन्ड, और इसी तरह से ही आगे चला जाएगा। दिस इज ऑल्सो चेन स्ट्रक्चर, चेन स्ट्रक्चर। ओके, ड्राइविंग फोर्स क्या है? ड्राइविंग फोर्स कुछ खास समझ नहीं आएगा यहाँ पर, बस ये बोल सकता हूँ वेकेंट ऑर्बिटल है, पॉलीमेरिक फॉर्म में रहता है, स्टेरिक रिपल्शंस कम है तो पॉलीमेरिक फॉर्म में रह सकता है, ठीक है, स्टेरिक रिपल्शंस कम है तो पॉलीमेरिक फॉर्म में रह सकता है। दिस ऑल्सो एग्जिस्ट इन चेन स्ट्रक्चर, बट SnCl4 में हो सकता है कि स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा दिख रही हो, इस वजह से पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। लिख लो, स्टेरिक क्राउडिंग में बी द रीजन। May be the reason। और आई होप आपको मेरी हैंड राइटिंग से प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ तो आ जाता होगा कि क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा कैजुअली लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि कौन सा इसको मेरे को PDF के फॉर्म में आपको देना है, आपको तो खुद से ही लिखना है, बस समझ आ जाना चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ। आपको सुंदरता पसंद है तो आप सुंदर सुंदर नोट्स चाहें तो बना लीजिए अपना, वो आपका इशू है, ठीक है।
तो ये हो गए स्ट्रक्चर्स। अब इसमें कुछ बातें और हैं क्या? नहीं, ठीक है, स्ट्रक्चर्स हो गया है ना, काफ़ी है, काफ़ी है। अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी आपको देखने को मिलेंगी, मैं बताऊं, मेल्टिंग पॉइंट का कंपैरिजन, सॉल्युबिलिटी वगैरह, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह, ये वाला जो टॉपिक है सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब मैं लाइव एडवांस प्लस वाले सेक्शन में पढ़ाऊंगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का असल कंपैरिजन, सॉल्युबिलिटी का कंपैरिजन, ये सब टॉपिक अपन एडवांस प्लस लाइव में ही लाइव ही पढ़ेंगे ऐप पर, ये वाला पोर्शन। चलिए, तो ये चेन स्ट्रक्चर है, तो ये सब चीज़ें हम वहीं पे करेंगे। अब देखो आपको कोई कोई केमिकल बॉन्डिंग में B2H6 के थोड़े बहुत रिएक्शंस पढ़ा देते हैं कि B2H6 सिमेट्रिकली कैसे टूटता है, अनसिमेट्रिकली कैसे टूटता है। अभी हम ये सब पॉइंट को टच नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, ठीक है, ना ही एडवांस प्लस वाले सेक्शन में करेंगे। ये सब पॉइंट बोरॉन फैमिली का है, वहाँ पे पढ़ाता हूँ मैं, वहाँ बढ़िया से पढ़ेंगे। वो रिएक्शंस ऑफ B2H6 हो गया। और अभी मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपको रिएक्शंस पढ़ाने में, अभी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई जा रही है। तो ये मत सोचना कि यार अरे ये नहीं पढ़ाया सर ने, सब पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, कायदे से पढ़ाएंगे, ध्यान से देखते जाइए। अगला है टॉपिक बॉन्ड एंगल्स। जी हाँ, सो अब हम आ चुके हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ। बहुत दिन से मैं बोल रहा था चलो जब बॉन्ड एंगल पढ़ाएंगे तब बताएंगे, तो अब आ चुके हैं बॉन्ड एंगल में, ठीक है। ब्रिज बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग खत्म, अब बॉन्ड एंगल देखते हैं। तो देखो बॉन्ड एंगल में जो बॉन्ड एंगल है उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड एंगल को इफेक्ट करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। पहला अगर ऐसा केस है, और बॉन्ड एंगल में भी हमको थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी करनी है, ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी करनी है। मैं आपको कुछ ऐसे फालतू से ट्रिक्स नहीं बताऊंगा बॉन्ड एंगल के कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट, नहीं। अपन ऐसे याद करोगे तो भूल जाओगे कौन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में था, कौन इनवर्स प्रोपोर्शन में था, ये सब काम मत करना। अच्छे से बढ़िया रिपल्शन विपल्शन के साथ देखेंगे, जहां पर कोई याद करने वाली चीज होगी वो बस बता देंगे हाँ यार ये चीज याद करने वाली है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितना लॉजिकली जा सकते हैं जाएंगे। चलिए, तो पहली चीज, अगर हाइब्रिडाइजेशन ही अलग अलग है तब तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। जैसे मैं अगर आपसे पूछ लूं, कि यार कार्बन डाइऑक्साइड और BF3 और CH4, तो चलो बॉन्ड एंगल बताओ बच्चों, तो आप तो एकदम तुरंत ही बोल दोगे कि सर ये क्या बकवास सवाल पूछ रहे हो आप, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो हमें तो इनका बॉन्ड एंगल का वैल्यू भी पता है, ये 180 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये 109.5 डिग्री। तो बिल्कुल जब हाइब्रिडाइजेशन ही अलग है तब तो बॉन्ड एंगल बताने में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा केस ऐसा आ सकता है, और जो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। अब आपको मैंने कुछ इस तरह से VSEPR मॉडल पढ़ाया था, उस समय एक बात बताई थी कि लोन पेयर रिपल्सन, फिर दूसरा रिपल्सन क्या था, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन, ये भी रिपल्सन था। अभी मैं फिलहाल बात करना चाह रहा हूं दो रिपल्सन्स की, सुनिएगा ध्यान से। यहां पर कोई भी एटम लगा हुआ है, BB, इधर B और इधर B, दो एटम्स लगे हुए। तो अभी आप गौर करिएगा दो तरह के रिपल्सन्स को। अभी दो लोन पेयर है यहां पर, तो चलो एक लोन पेयर मैं बनाकर दिखाता हूं, ठीक है। चलो एक लोन पेयर मैं पहले बताता हूं, बहुत ध्यान से इन बातों को समझना। एक लोन पेयर है तो क्या क्या रिपल्सन्स यहां एक्ट कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ये देखो ऐसा ये होता है ना सर, ये देखो ये लोन पेयर
बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ऐसा, ये इधर और ये ऐसा, तो ये इसको ऐसा अंदर और ये एक दूसरे से बाहर भागेंगे, समझ पा रहे हो आप, ये एक दूसरे से बाहर भागेंगे, ये रिपल्सन हो रहा है लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर का रिपल्शन। अब बाहर भागेंगे बट आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल का जो गुंडा है वो कौन है, लोन पेयर होता है गुंडा। तो ये अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या आपको समझ आ रहा है कि लोन पेयर, नेट लोन पेयर क्या करेगा, इन बॉन्ड्स को थोड़ा सा अंदर कर देगा। लोन पेयर इन बॉन्ड्स को थोड़ा सा अंदर कर देगा, समझ आ रही बात ये, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्सन थोड़ा डोमिनेंट होता है। तो ये जो बी आप ऐसे सोच रहे थे विदाउट रिपल्सन, ये एक्चुअली में थोड़ा ऐसा आ जाएगा। लॉजिकली सोचिए, ये बी डैश बोल देता हूं मैं इसको, यही बी थोड़ा अंदर आ जाएगा, ये बात समझ आ रही है, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। एक्चुअली लोन पेयर इज डोमिनेंट हियर, बट क्या यहां कोई फोर्स है जो इस रिपल्सन के अगेंस्ट लड़ाई कर रहा है? तो वो एक फोर्स है, कौन सा, सुनिएगा, ये अंदर दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बॉन्ड पेयर भी आपस में रेपेल होते हैं, समझ पा रहे हैं बात, बॉन्ड पेयर भी आपस में रेपेल होते हैं। ये बॉन्ड पेयर, ये वाला क्लाउड, ये वाला क्लाउड, ये भी आपस में रेपेल होते हैं, देखो ऐसे। तो एक रिपल्शन लोन पेयर का रिपल्शन दिख रहा है आपको, तो जो लोन पेयर का रिपल्शन है, लोन पेयर रिपल्शन, ये क्या कोशिश कर रहा होता है, बॉन्ड एंगल को क्या करने का कोशिश करता है, ये बॉन्ड एंगल को कम करने का, टेंड्स टू डिक्रीज द बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल को कम करने की कोशिश कर रहा होता है हमेशा। भले वो लोन पेयर जब दो लोन पेयर हो तब तो और ज्यादा करेंगे, ये रिपल्शन हो या फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो, ये दोनों ही क्या टेंड करेंगे, ये दोनों की ही वजह से बॉन्ड एंगल कम होने की कोशिश करेगा, बट बेचारा एक कमजोर सिपाही ऐसा भी है जो इनके अगेंस्ट लड़ रहा है। वो कौन है? वो है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन टेंड्स टू, ये बढ़ाना चाह रहा है बॉन्ड एंगल, देखो ये रेपेल कर रहा है, ये बॉन्ड के एंगल को बढ़ाना चाह रहा है, टेंड्स टू इंक्रीज द बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे सर क्या ही फर्क पड़ता है, अल्टीमेटली तो वो हार ही जाएगा, कौन हार जाएगा? ये बॉन्ड पेयर, ठीक है हार जाएगा, मैं मान रहा हूं, लेकिन सुनना मेरी बात, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपैरिजन के लिए काम आएगा। सोचो आप ऐसा सिनारियो, यहां जो एटम्स लगे हुए हैं, अगर ये थोड़ी लड़ाई कर रहे हैं तो बॉन्ड एंगल कम तो हो जाएगा नॉर्मल से, मानता हूं बॉन्ड एंगल नॉर्मल से कम तो हो जाएगा, बट अगर ये थोड़ी लड़ाई कर रहे हैं तो उसके इफेक्ट को थोड़ा न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। जैसे कि मान लो अगर ये लड़ाई ना करते तो बॉन्ड एंगल 10 डिग्री घट जाता, अगर थोड़ी लड़ाई कर रहे हैं तो चलो 5 डिग्री ही घटेगा। रिलेट हो रहा है, बहुत आराम से रिलेट हो रहा है जी, बिल्कुल, तो 5 डिग्री ही घटेगा। तो इस वजह से जब आप कंपेयर करते हो तो ये फैक्टर भी बहुत काम आता है कि कोई अगर ऐसा एटम लगा हुआ है जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन कर ही नहीं रहा है, उनके बॉन्ड पेयर रिपल कर ही नहीं रहे, बहुत कम कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा भाई, उनका जो बॉन्ड एंगल है बहुत कम हो जाएगा, अगर वो बॉन्ड पेयर रिपल्सन नहीं हो रहा है तो ये 2 पॉइंट्स आपको आई गेस लॉजिकली समझ आ गया होगा। इसके बाद से डब्बा बना के कुछ डायरेक्ट प्रपोर्शन, इनवर्स प्रपोर्शन, ये सब फालतूगिरी करने की जरूरत नहीं है। इतना पहले लिखें,
फिर आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, अब ये समझो कि बॉन्ड पेयर रिपल्सन कब ज़्यादा होगा कब कम होगा। सो अगर आप ऐसा सोचो कि ए एंड बी ऐसा लगा हुआ है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा ऐसा सोच लो आप, क्लाउड ही सोचो, चलो हर बार क्लाउड सोचे हो तो अभी भी क्लाउड सोचो, ये क्लाउड है। अगर ये ए बी इस तरह से है और मैं कहता हूं कि बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सोचो अगर बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर बी है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर ज़्यादा खींचा चला आएगा, बी की तरफ। ऑब्वियस सी बात है, बी की तरफ। तो कुछ ऐसा मैं डिनोट कर दूं इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, आपको कोई हर्ज तो नहीं है, ऐसा कुछ कर देता हूं इलेक्ट्रॉन क्लाउड को मैं डिनोट, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ऐसा कर देता हूं, ये ठीक है। ये क्लाउड थोड़ा इधर ज़्यादा शिफ्ट है, इधर कम है, ठीक है ठीक है, अच्छी बात है अच्छी बात है। यहाँ लोन पेयर्स भी हैं, मानता हूं, चलो। और इसी में एक बार ऐसा हो रहा है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या आपको कोई हर्ज तो नहीं होगा अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं, अगर ए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये देखो क्लियर, यहां पर ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब आपके पास अगर थोड़ा सा पाव भर का भी दिमाग है तो आप ये समझ जाएंगे कि बॉन्ड पेयर रिपल्सन यहां ज्यादा हो रहा है, ये क्लाउड काफी करीब है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि लोन पेयर से जीत जाएगा, लेकिन ज्यादा लड़ाई करेगा, समझ रहे हो, ज्यादा लड़ाई करेगा। यस, ऐसा नहीं कि लोन पेयर से जीत जाएगा, ऑल्दो डोमिनेटिंग तो लोन पेयर ही होगा, बट ज्यादा लड़ाई करेगा इसके कंपैरिजन में। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि इन दोनों केसेस में बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, अगर इधर बॉन्ड एंगल x है इधर बॉन्ड एंगल y है, तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, यस y का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, y विल बी ग्रेटर। अब आप क्या करते हैं, मैं बता रहा हूं, जो औने पौने मास्टर होते हैं उनके पास एक होता है लिखा हुआ कहीं से नोट्स होना बुरी बात नहीं, लेकिन भाई नोट्स को डिलीवर ढंग से करना चाहिए। अब वो नोट्स में बस डिब्बे में लिखा रहता है व्हेन सेंट्रल एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, या जो भी ऐसा कुछ स्टेटमेंट, बॉन्ड एंगल इज हाई लेस, जो भी है, तो वो उसी तरह से बच्चों को लिखाते हैं। बच्चों को लगता है हाँ हमने लिख लिया, ये पॉइंट याद कर लेंगे, अच्छा है। अरे भाई, कुछ पॉइंट्स याद करने के नहीं होते, थोड़ा सा ऐसे सोचेंगे तो कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। जब याद करने वाली बातें हैं वो तो मैं खुद ही, आप अगर मेरे से पढ़ रहे हैं तो यूज्ड टू होंगे। जो याद करने वाली चीज़ है मैं एकदम ब्लंटली बोलता हूँ कि भाई ये याद कर, इसको याद किए बिना कुछ नहीं हो। लेकिन जहाँ तक समझा जा सकता है वो समझिए। केमिकल बॉन्डिंग में ज़्यादातर चीज़ें समझने वाली, यहाँ याद करने वाली बहुत बातें नहीं है। याद करने वाली बहुत बातें आएंगी आपको जब आप रिएक्शंस पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके बताएंगे, बहुत स्मूथली आप निकल जाएंगे। इसी तरह से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें भी याद करने वाली बातें कम है, ठीक है। तो शुरू में मज़ा आता है इनऑर्गेनिक पढ़ने, इसीलिए ठीक है, कम लगता है याद करने वाला। चलो, ये दोनों बातें आप समझ चुके हैं, समय भी अभी थोड़ा बचा हुआ है, तो चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब कोई और फैक्टर है क्या सर इसी से डिसाइड हो जाएगा क्या? एक और फैक्टर है, स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर को समझते हैं। सोचो, अगर आपका जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम अगर आपका छोटा है, ठीक है, सेंट्रल एटम अगर आपका छोटा है, से सेकेंड पीरियड का है,
से सेकेंड पीरियड का है और आप इसमें थर्ड पीरियड के एटम्स लगा दो या फोर्थ पीरियड के एटम्स लगा दो, बड़े एटम्स लगा दो, बोलने का मतलब है। जरूरी नहीं है कि ये स्टेरिक रिपल्शन सिर्फ सेकेंड पीरियड वाले में होता है, ऐसा नहीं है। इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत बड़ा होना चाहिए। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि सेकेंड पीरियड वाले में ही होगा, इसलिए मैंने लिखा से सेकेंड पीरियड। क्या होना चाहिए? बीच वाले के रिस्पेक्ट में ये काफी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो स्टेरिक फैक्टर कब काम आएगा? बीच वाले के रिस्पेक्ट में साइड वाले काफी बड़े होने चाहिए। जैसे मान लो मैंने इधर सिलिकॉन लगाया, अब आप बोलोगे सर ये थर्ड पीरियड का है, लेकिन मैंने यहाँ जो ग्रुप्स लगा दिए काफ़ी बड़े लगा दिए। मैंने लगा दिए AlMe3, इधर भी लगा दिया AlMe3। हाँ, तो यहाँ भी स्टेरिक रिपल्शन प्ले में आ सकता है, यहाँ भी स्टेरिक रिपल्शन प्ले में आ सकता है, ठीक है। तो कब कब आएगा वो स्पेसिफिक केसेस में लिखाऊंगा आपको, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, हम तरीका समझ रहे हैं, ठीक है। हम तरीका समझ रहे हैं, तो लिखो। और यहाँ पर कोई थर्ड पीरियड का एलिमेंट, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट, तो यहां लोन पेयर का रिपल्सन तो हो ही रहा है, लोन पेयर का रिपल्सन हो रहा है, और बॉन्ड पेयर का भी रिपल्सन हो रहा है। ये बेचारे कमजोर लोग लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं कमजोर सिपाही, हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे बोल के। लेकिन अब इनकी टीम में दो बाहुबली आ गए। ये देखिए, ये जो दो बाहुबली है ना, ये आपस में इतना रिपल्सन करेंगे, ये आपस में इतना रिपल्सन करेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो स्टेरिक रिपल्शन है ये लोन पेयर रिपल्शन को भी मात दे देगा। लिखो, स्टेरिक रिपल्सन, एकदम जनरल स्टेटमेंट बता रहा हूं, कहीं स्पेसिफिक एक आध जगह एक्सेप्शन आ गया तो समझ लेना। स्टेरिक रिपल्सन is more dominant than lone pair repulsion। देखिए भाई, ये तीनों चारों बातें आपको अच्छे से दिमाग में घुसनी चाहिए, तब आप मेरे साथ बॉन्ड एंगल मजे से पढ़ पाएंगे। ये सब बातें समझ आई। यहाँ से मैंने सबसे पहले शुरुआत किया है लोन पेयर रिपल्सन से, वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है, हमेशा बॉन्ड पेयर हार जाता है, बट टेंड करता है एंगल बढ़ाने का। दूसरा पॉइंट मैंने बताया आपको कि इधर कि अब बॉन्ड पेयर रिपल्सन चेक कैसे करें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। साइड एटम अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगी। देखिए, साइड एटम अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, क्लाउड इधर खिंच जाएगा तो और कम हो जाएगा बॉन्ड एंगल। बात अगर इधर करी जाए, स्टेरिक फैक्टर सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में साइड वाला बहुत बड़ा होना चाहिए, तो फिर ऐसा भी देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ और बातें यहाँ पर बताते हैं आपको। बॉन्ड एंगल में एक स्टेरिक फैक्टर हो गया, ठीक है। इसके पहले लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्शन, ठीक है। अब लिखेंगे समटाइम्स बैक बॉन्डिंग ऑल्सो अफेक्ट्स द बॉन्ड एंगल, पहले पढ़ा चुके हैं। ऑल्सो अफेक्ट्स द बॉन्ड एंगल, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी हम देखेंगे, इसको भी दिमाग में रखना होगा। ये सब जनरल पॉइंट्स है भाई, स्पेसिफिक जब देखेंगे तो हम समझेंगे कि हाँ यार यहाँ कौन सा फैक्टर लग रहा होगा, यहाँ कौन सा फैक्टर लग रहा होगा, वो स्पेसिफिक देखेंगे। एक पॉइंट ये हुआ। अब अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं जब ऐसा माहौल में पढ़ते रहते हैं ना, उसके बाद इसमें गलती करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ बॉन्ड एंगल BF3, BCl3 और BBr3, बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन बताओ, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? अगर आपसे मैं कंपैरिजन पूछूं
तो फ्लो में मैक्सिमम बच्चे बोल देते हैं सर BF3 में तो रिपल्सन कम है सर। सुनना, ये वेरी इंपॉर्टेंट, जिस चीज को मैं लिख रहा हूं वो असल में वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ऐसे फालतू में किसी भी चीज को इंपॉर्टेंट नहीं बोलते हैं अपन। ये देखिए, ये अगर ऐसा है, थोड़ा कॉमन सेंस होगा तभी समझ आएगा, ठीक है। और ऐसे खच्चर बुद्धि के होगे तो कुछ नहीं समझ पाओगे। देखो BF3 BCl3 BBr3 आपके पास है। अब बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे देखो बहुत बड़ा हो गया तो रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा। अरे मेरे भाई, रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा ठीक, लेकिन ये सभी रेगुलर ज्योमेट्रीज हैं मेरे भाई, रेगुलर ज्योमेट्रीज हैं। देखो, तो रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, मैं मान लिया इधर रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो इधर से भी तो वही रिपल्शन मिल रहा है, इधर से भी तो वही रिपल्शन मिल रहा है, तो हर तरफ से एक तरह सा बैलेंस्ड रिपल्सन है। कहीं भी एक अनबैलेंस्ड सा फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पे, समझ पा रहा है? हर तरफ से बैलेंस्ड रिपल्सन है। फील कर, अपने आप को फील कर, यहाँ पर तेरे इधर इधर और ऐसा 120 डिग्री पे रहना चाहता है तू, और 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, रेपेल कर रहे हैं, लेकिन हर तरफ से बराबर रिपल्शन है, तो वो नेट तो BF3 BCl3 BBr3 सब नॉर्मल 120 डिग्री पे ही तो रहेगा। ये सब रेगुलर ज्योमेट्रीज है मेरे भाई। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन रेगुलर ज्योमेट्रीज अगर है, और रेगुलर होने के लिए लोन पेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोन पेयर अगर आ जाएगा तो लड़ाई शुरू। वो अलग रिपल्शन, ये अलग रिपल्शन, मैग्नीट्यूड डिफर कर जाएगा, मैग्नीट्यूड डिफर कर जाएगा, अलग अलग तरह के रिपल्शन होंगे और उस समय बॉन्ड एंगल इफेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा रेगुलर ज्योमेट्री है, ऐसा रेगुलर ज्योमेट्री है, तो बॉन्ड एंगल्स सेम रहेंगे, बिकॉज रिपल्सन्स हर तरफ से सेम है, ठीक है। अब अगला पॉइंट, अगला इसी में लिखेंगे, एक और एग्जांपल लिखेंगे। अगर मैं यहां पर ऐसा लिखता हूं, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन और क्लोरेट आयन, मैं इसमें जब बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन पूछता हूं, चलो इसमें बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन बताओ, तो यहां पर भी बच्चे गलती करते हैं। मुझे बताओ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कौन ज्यादा बॉन्ड पेयर रिपल्शन करेगा? बताओ, कौन ज्यादा बॉन्ड पेयर रिपल्शन करेगा? आपका कॉमन सेंस क्या कह रहा है, डबल कि सिंगल? तो ऑब्वियसली डबल करेगा। मैं कहता हूं हाँ, डबल करेगा, ठीक है, सही बात है, डबल ही करेगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाएगी इधर, तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन की पॉसिबिलिटी या मैग्नीट्यूड थोड़ी बढ़ जाएगी। ये इसके कंपैरिजन में यहां ज्यादा रिपल्सन होगा, तो इस बात को लिखो, डबल सिंगल तो डबल का रिपल्सन ज्यादा, डबल का रिपल्सन ज्यादा, अच्छी बात है। अब इस एग्जाम्पल पे आओ, तो जब आप ये बनाओगे सल्फेट, ऑक्जो एसिड्स, याद करो भाई, ऑक्जो एसिड्स, जब मैं बॉन्ड एंगल पूछूं तो यहां मैक्सिमम बच्चे ऐसी बहकी बातें करते हैं, सुनिएगा। वो बहकी बातें क्या है? उनका कहना होता है कि सर देखो, सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड्स यहां हैं, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसमें होगा, फिर इसमें होगा, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड्स कम है। तो मैं फिर आपको यह कहता हूं, अबे इसमें डबल बॉन्ड कहीं है ही नहीं, इसमें भी कहीं डबल बॉन्ड है ही नहीं, इसमें भी कहीं डबल बॉन्ड है ही नहीं। भूल गए क्या रेजोनेंस का फिनोमेना? अरे ये तो सल्फेट का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एक्चुअल में क्या सिखाया था? ये देख, ऐसा याद आ रही है? 1.5 की बॉन्ड ऑर्डर लिखो, 1.5 की बॉन्ड ऑर्डर। यहां पर एक बॉन्ड 4 पर, क्या बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.25। यहां पर 3 बॉन्ड्स 4 पर, बॉन्ड ऑर्डर 1.75। फिर गधों का आंसर होता है, सर देखो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आया ना, तो ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आया तो सर क्या ज्यादा बॉन्ड एंगल। फिर ऐसे खच्चरों वाली बातें मत करना, ठीक है? अरे मेरे भाई,
चारों तरफ से सिमेट्रिकल रिपल्शन है, ध्यान से देखो है कि नहीं। 1.75 है तो इधर भी 1.75, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर तरफ 1.75। सिमेट्रिकल रिपल्सन, रेगुलर ज्योमेट्री, जी हाँ ये भी रेगुलर ज्योमेट्री, ऑल आर रेगुलर ज्योमेट्रीज। और ये रेगुलर ज्योमेट्रीज हैं जिसकी वजह से सबका बॉन्ड एंगल इक्वल होगा, इक्वल इक्वल इक्वल। sp3 है 109.5 डिग्री। समझ आई क्या बात? इतनी ऑब्वियसली आ गई होगी, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये रही बातें कुछ बॉन्ड एंगल की। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स बचे हैं करने, लेकिन जो एक बेसिक चीज़ जो आपके दिमाग में मुझे डालना था वो मैंने एक, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, इन 5 स्लाइड्स की मदद से जो एक दिमाग में मेरे को आपके डालना था बॉन्ड एंगल देखना कैसे होता है वो मैंने डाल दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम बॉन्ड एंगल के एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है, स्पेसिफिक केसेस करेंगे। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन स्पेसिफिक केसेस ऑफ बॉन्ड एंगल्स, स्पेसिफिक केसेस ऑफ बॉन्ड एंगल्स, and then we will move to dipole moment polarity। ये टॉपिक बचेगा, डाइपोल मोमेंट पोलैरिटी, ये भी अगली क्लास में कोशिश करेंगे करने को। और फिर जैसा कि मैंने कहा है आपको, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब पोर्शन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन, सॉल्युबिलिटी कंपैरिजन, इसमें एक टॉपिक और बचेगा अपना फजांस रूल, भी यहीं करेंगे, तो बेसिक्स में ही करेंगे फजांस रूल। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। एंड कंप्लीट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये हम लाइव में करेंगे, लाइव क्लासेस ऑन ChemIIT ऐप। जो कोर्स है वो ऐप पर अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत बेहतरीन चीज़ें आपको दी जाएंगी, आपका साथ नहीं छोड़ा जाएगा टिल योर JEE एडवांस 2024। तो बिल्कुल बने रहें, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ साथ लाइव लेक्चर्स सब कुछ अवेलेबल होंगे आपके लिए। तो बस पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है, चलो ठीक है। एंड यस, वन मोर थिंग, मैं क्यों भूल रहा हूँ, मैं ये फिर से बोलना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जितने भी आप एजुकेशन ग्रुप्स में लिंक्ड हैं बिल्कुल शेयर कर दीजिए, अच्छी चीज़ें शेयर करेंगे, नंबर्स मेरे आप बढ़ाने में मदद करेंगे तो मैं आपकी और अच्छे तरीके से मदद कर सकता हूँ। एंड जो भी बच्चे कोर्सेज में एनरोल्ड हैं वो बिल्कुल ऑनेस्ट फीडबैक, दूसरे स्टूडेंट्स जब आपसे पूछें, मैं नहीं बोल रहा पॉजिटिव फीडबैक, ऑनेस्ट फीडबैक दीजिए, क्योंकि अगर आप सही से पढ़ रहे होंगे तो मज़ा तो आ रहा होगा, इस बात की गारंटी है। ऑनेस्ट फीडबैक दें और रिकमेंड भी करें दूसरे स्टूडेंट को फॉर कंप्लीट कोर्सेज ऑन ChemIIT ऐप, ठीक है। बस यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है हर वीडियो के बाद। चलो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।